हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार ठीक हैं। आज हम पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं करंट ईयर में, तो वो सब बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। जैसे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप जब भी पीपीएफ में इन्वेस्ट करें तो हमेशा हर महीने 5 तारीख से पहले करें, तभी आपको उस महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा यदि आप जिस साल में पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं, यदि आपने 5 अप्रैल के बाद खोला तो आपको 16 साल तक मैच्योरिटी के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर है उसको 0th ईयर माना जाता है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आधार और पैन भी पीपीएफ के लिए मैंडेटरी कर दिया है 1 अप्रैल 2023 से। यदि आपने आधार और पैन नहीं दिया तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, ना तो आप उसमें पैसा जमा कर पाएंगे ना ही निकाल पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम पीपीएफ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। कितना रिटर्न है, कितना इसमें लॉक इन पीरियड है, क्या आप प्रीमेच्योर विड्रॉ कर सकते हैं या पार्शली विड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। यदि आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसके बाद आप ये वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पीपीएफ में अकाउंट है और वो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जिनके उनका रिटर्न कम हो जाता है। तो हमें उन सब की हेल्प करनी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं पीपीएफ के बारे में। हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं पीपीएफ के बारे में। कुछ मेन पॉइंट्स, पीपीएफ के लिए कौन कौन एलिजिबल है, अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, इसमें टैक्सेशन कैसे लगता है और किस अमाउंट पर नहीं लगता है, कितना कंट्रीब्यूशन एक साल में कर सकते हैं, इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, क्या हम पीपीएफ का एक्सटेंशन कर सकते हैं 15 साल के बाद, क्या माइनर भी इस अकाउंट को खोल सकते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या है पीपीएफ पर, कितना हम बीच में विड्रॉ कर सकते हैं, अर्ली क्लोजर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इसमें नॉमिनेशन की फैसिलिटी कैसे है, क्या हम पीपीएफ पर लोन ले सकते हैं, क्या पीपीएफ अकाउंट अटैच हो सकता है किसी कोर्ट ऑर्डर की या इनकम टैक्स ऑर्डर में, हमें पीपीएफ में कब इन्वेस्ट करना चाहिए। पीपीएफ कैलकुलेटर से हम देखेंगे कि कितने अमाउंट को इन्वेस्ट करने से कितना अमाउंट मिलता है, 0 ईयर की कॉन्सेप्ट क्या है, पीपीएफ के बेनिफिट्स क्या हैं, यदि आपका गवर्नमेंट पीपीएफ पे इंटरेस्ट रेट घटा दे तो उसके क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या हम पीपीएफ को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्या हम पीपीएफ पर लोन भी ले सकते हैं, और बहुत सारे पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पीपीएफ का इंट्रोडक्शन। ये जो पीपीएफ वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था स्मॉल सेविंग को एनकरेज करने के लिए, ताकि लोग सेविंग करें। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये 3 जगह टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 80C में बेनिफिट मिलता है। इसके बाद जो इस पर इंटरेस्ट मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। और जब फाइनल आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। तो ये एग्जेम्प्ट 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 ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसकी जो की हाइलाइट्स हैं, आज की डेट में पीपीएफ के ऊपर 7.1% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। इस अकाउंट में हर साल मिनिमम अमाउंट जो इन्वेस्ट कर सकते हैं 500 रुपये, और मैक्सिमम अमाउंट जो हर साल इन्वेस्ट कर सकते हैं वो 1.5 लाख रुपये। इसका जो टेन्योर होता है, लॉक इन पीरियड 15 साल होता है, जो कि हम हर 5-5 साल के ब्लॉक के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं यदि चाहें तो। और पूरा का पूरा जो जितना आप इन्वेस्ट करेंगे हर साल, वो 80C में इनकम टैक्स के अंडर बेनिफिट आपको मिलता है और कोई टैक्स नहीं लगता। कुछ मेजर हाईलाइट जो हम डिस्कस करते हैं, टैक्सेशन। जैसा कि मैंने बताया कि ये ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है। ना तो आपको इसको इन्वेस्ट करते वक्त टैक्स लगता है, 80C में छूट मिलती है, जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, और मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स एग्जेम्प्ट होती है। इसका जो लॉक इन पीरियड है वो 15 साल होता है, और पैसा जो है 15 साल के बाद ही निकाल सकते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें प्रीमेच्योर विड्रॉल मिल सकता है, लेकिन वो पूरी अमाउंट का नहीं मिलता, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जो पीपीएफ का इंटरेस्ट है वो हर क्वार्टर में उसका इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। आज की डेट में जो इंटरेस्ट का रेट है वो 7.1% है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यदि आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा ये श्योर करिए कि जब भी इन्वेस्ट करें 5 तारीख से पहले करें, तभी आपको उस महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। अदरवाइज़ 5 तारीख से बाद जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उस पर उस महीने इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्या
आप मान लीजिए अब आप पीपीएफ में 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं और अचानक आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो पीपीएफ से आप पैसा विड्रॉ तो नहीं कर पाएंगे पूरा, लेकिन क्या आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं? तो जी हाँ, आप पीपीएफ को प्लेज करके उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, लेकिन लोन जब आपका पीपीएफ का अकाउंट को 1 साल हो जाएगा उसी के बाद ले सकते हैं और 5 साल से पहले ले सकते हैं। तो जब आप पीपीएफ अकाउंट खोलें उसके 1 साल तक आप कोई लोन नहीं ले सकते, 1 साल के बाद और 5 साल से पहले पीपीएफ को प्लेज करके आप लोन ले सकते हैं। जो मैक्सिमम अमाउंट लोन की है वो 25% ऑफ पीपीएफ बैलेंस जो है सेकेंड ईयर के एंड में उसका ले सकते हैं। तो सेकेंड ईयर के एंड में जो भी बैलेंस होगा उसका 25% मैक्सिमम लोन आप ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी, अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन एलिजिबल है इस अकाउंट को खोलने के लिए। ओनली एन रेजिडेंट इंडियन कैन ओपन ए पीपीएफ अकाउंट। तो एनआरआई जो है वो ये अकाउंट नहीं खोल सकते, ये स्कीम सिर्फ इंडियन रेजिडेंट्स के लिए ओपन है। इसमें एज की कोई लिमिट नहीं होती, आप 80 साल, 85 साल, 90 साल तक कभी भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट एक आदमी का एक ही हो सकता है, आप मल्टीपल अकाउंट हर ब्रांच या हर बैंक में जाकर मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते, आपको एक ही पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहिए। जो एनआरआई है वो एलिजिबल नहीं है पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए, लेकिन एक रेजिडेंट इंडियन जिन्होंने अपना पीपीएफ अकाउंट खोला था वो बाद में अगर एनआरआई बन जाते हैं तो उनका अकाउंट मैच्योरिटी तक कंटिन्यू रह सकता है। जो पेरेंट्स, गार्जियन, माइनर्स के लिए भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन यदि किसी पेरेंट्स ने, फादर ने माइनर्स के लिए अकाउंट खोल दिया तो वो अपना अकाउंट नहीं खोल सकते। तो पेरेंट माइनर के लिए अकाउंट खोल सकते हैं लेकिन फिर वो अपना अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। जॉइंट अकाउंट या मल्टीपल अकाउंट अलाउड नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज जो इस साल 1 अप्रैल 2023 से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया है, इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड आधार एंड पैन। तो आपको आधार और पैन नया पीपीएफ अकाउंट खोलते समय प्रोवाइड करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। यदि आपके पास आधार नहीं है तो आपको आधार अप्लाई करना पड़ेगा और उसका जो एनरोलमेंट नंबर है वो अकाउंट ओपन करते वक्त बैंक या पोस्ट ऑफिस में शेयर करना पड़ेगा, तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। और अकाउंट ओपन होने के बाद 6 महीने के अंदर आपको आधार भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। अब ये इन्फॉर्मेशन एग्जिस्टिंग पीपीएफ होल्डर्स के लिए है। जिनका ऑलरेडी पीपीएफ अकाउंट है, उन्होंने यदि अपना पीपीएफ में आधार नंबर नहीं दिया था तो उनको भी 1 अप्रैल से 6 महीने के अंदर यानी 30 सितंबर 2023 तक आधार पीपीएफ जहां पर आपका है वहां जाकर सबमिट करना है, नहीं तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो जितने भी एग्जिस्टिंग पीपीएफ होल्डर हैं सभी को अपना आधार सबमिट करना है। दूसरी बात, यदि आपने अपना पैन नंबर भी जब आपने पीपीएफ अकाउंट खोला था नहीं सबमिट किया था तो वो पैन नंबर भी आपको सबमिट करने की ज़रूरत है। या तो अभी कर दीजिए या फिर इन कंडीशंस के फुलफिल होने के 2 महीने के अंदर आपको सबमिट करना है, नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और ना तो आप उससे पैसा निकाल पाएंगे ना ही आप उसमें पैसा डाल पाएंगे। कब आपको पैन नंबर सबमिट करना है? यदि आपके अकाउंट में 50,000 रुपये से ज़्यादा का बैलेंस है, तो जनरली हम हर साल 50,000 1 लाख रुपए जमा कराते ही हैं, तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो ही जाती है। तो आप, इसका मतलब है कि पैन एक तरह से मैंडेटरी ही है जमा कराना। दूसरी कंडीशन गवर्नमेंट ने क्या रखी है? एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट इन अकाउंट, 1 साल में आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा का जमा कराएं। तीसरी कंडीशन, द एग्रीगेट ऑफ ऑल विड्रॉल एंड ट्रांसफर इन ए मंथ फ्रॉम द अकाउंट इज मोर देन 10,000। तो आपने यदि विड्रॉल किया या ट्रांसफर किया 10,000 से ज़्यादा, तब भी आपको पैन देना है। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो आपके लिए पैन मैंडेटरी है, तो पैन आप जल्दी से जल्दी सबमिट करें। यदि आपने पैन या आधार सबमिट नहीं किया न्यू पीपीएफ अकाउंट या एग्जिस्टिंग पीपीएफ अकाउंट में, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और आप उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। अब यदि आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सबसे पहला तो आपको पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चाहिए। ये फॉर्म आप बैंक या पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं। इसके बाद आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें आधार कार्ड, वोटर का आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। इसके बाद आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए जिसमें पासपोर्ट, आधार आप यूज़ कर सकते हैं। पैन कार्ड मैंडेटरी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और नॉमिनेशन फॉर्म ई, जिसमें आप ये बताएंगे कि यदि आपको कुछ हो जाता है तो पीपीएफ अकाउंट में रखा पैसा किसको जाए। नॉमिनी एक भी हो सकता है 100% अमाउंट के लिए या मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो आपको हर नॉमिनी के लिए कितना शेयर है वो आपको फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा।
पीपीएफ अकाउंट कहाँ ओपन कर सकते हैं आप? जो इंडिविजुअल्स हैं वो पीपीएफ ओपन या तो पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं, या नेशनलाइज बैंक में कर सकते हैं, या मेजर प्राइवेट बैंक्स में कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही बैंक एलिजिबल हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक और बहुत सारे बैंक। तो ये जो पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ये बैंक के पास नहीं रहता, ये पैसा बैंक गवर्नमेंट को दे देता है। तो ये बैंक के पास पैसा नहीं रहता, ये गवर्नमेंट के पास है, और ये फुल्ली सिक्योर्ड होता है क्योंकि एक गवर्नमेंट बैक स्कीम है। बैंक यदि फेल भी हो जाए तो भी आपका पैसा सुरक्षित है क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा ये जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं लॉक इन पीरियड, जो कि 15 साल है। पीपीएफ का जो 15 साल का लॉक इन पीरियड है, लेकिन आपको पार्शियल विड्रॉल अलाउड होते हैं इमरजेंसी केसेस में। जो पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हैं वो 5 साल ख़त्म होने के बाद कर सकते हैं। जब भी आपने अकाउंट खोला उसके 5 साल ख़त्म होने के बाद आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने मार्च 2000 में खाता खोला था, तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से आप थोड़ा पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। एक साल में एक ही पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, और जो अमाउंट होगा, कितना विड्रॉ कर सकते हैं, वो होगा 50% ऑफ द अमाउंट जो आपके अकाउंट में है जब भी आप विड्रॉ करें उसके पिछले साल में। यानी 31 मार्च, मान लीजिए आप अप्रैल में विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले जो 31 मार्च को जो बैलेंस है उसका 50% मैक्सिमम आप विड्रॉ कर सकते हैं। या फिर जो 4 साल के बाद जो अकाउंट में बैलेंस था उसका 50%। तो इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगी, कम अमाउंट होगी, वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। जो विड्रॉल की एप्लीकेशन है वो आपको पीपीएफ अकाउंट जहां बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, वहां आपको सबमिट करनी पड़ेगी। उसमें आपको अपना अकाउंट नंबर, कितना मनी विड्रॉ करना चाहते हैं वो मेंशन करना है। एक डिक्लेरेशन देनी है कि आप ये पहला विड्रॉल कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर में, और इस फाइनेंशियल ईयर में आप दूसरा विड्रॉल नहीं करेंगे। और यदि पीपीएफ अकाउंट माइनर के नाम में है तो एक और डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि आपका जो माइनर बच्चा है वो अभी भी माइनर है और लाइव है, तभी आप वो पार्शियल अमाउंट विड्रॉ कर पाएंगे। अब डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या आप पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। तो जो पीपीएफ अकाउंट है उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं कब? जब 1 साल, मतलब पीपीएफ अकाउंट खुलने के 1 साल के बाद आप, और 5 साल से पहले आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि वैसे ही 5 साल के बाद तो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, तो आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने 1 साल के बाद और 5 साल से पहले ये लोन का जो कंडीशन है वो रखी है। ओनली 1 लोन कैन बी अवेल्ड। तो आप पीपीएफ के अगेंस्ट एक ही लोन ले सकते हैं एक बार में। यदि आप दूसरा लोन लेना चाहते हैं तो पहले आपको पहला लोन चुकाना पड़ेगा, तभी आप दूसरा लोन ले पाएंगे। तो पीपीएफ के अगेंस्ट लोन लेने के लिए आपको फॉर्म डी सबमिट करना पड़ता है। इस फॉर्म में आपको अकाउंट नंबर, कितनी अमाउंट बोरो करनी है, और अंडरटेकिंग की आप ये अमाउंट इंटरेस्ट समेत 3 साल के अंदर चुका देंगे, ये कंडीशन जो है आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। जो मैक्सिमम अमाउंट लोन की है वो होती है पीपीएफ अकाउंट में जितना बैलेंस होता है सेकेंड ईयर के एंड में, उसका 25% का ही अमाउंट का लोन आप ले सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल में ऊपर जो हमने एग्जाम्पल दिया था उसमें अप्रैल 2014 में यदि आपने अकाउंट खोला था तो मैक्सिमम लोन जो है आप 25% ले सकते हैं, जो बैलेंस था 31 मार्च 2014 को। अब पीपीएफ के अगेंस्ट जो लोन है उसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है? यदि आपने 36 महीने के अंदर यानी 3 साल के अंदर वो लोन जो पीपीएफ के अगेंस्ट लिया था वो पे कर दिया, तो इंटरेस्ट रेट जो होगा वो पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उसमें 1% एडिशनल आपको देना पड़ेगा। तो मान लीजिए आज की डेट में 7.1% पीपीएफ का इंटरेस्ट है, और आप यदि लोन लेते हैं तो आपको जो लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो होगा 8.1%। लेकिन यदि आपने 3 साल के अंदर वो लोन नहीं पे किया तो आपको 6% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 7.1 प्लस 6% यानी 13.1%। तो हमेशा ये मेक श्योर करिए कि आप 3 साल के अंदर वो लोन पे कर दें विद इंटरेस्ट। यदि आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया प्रिंसिपल अमाउंट के साथ तो आपको, और आप सिर्फ प्रिंसिपल पे करते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल पे करने के बाद 2 महीने के अंदर पे करना पड़ेगा। अब नॉमिनेशन डिस्कस करते हैं पीपीएफ अकाउंट में। नॉमिनेशन जो है एक आदमी या मल्टीपल के फेवर में हो सकता है। यदि मल्टीपल के फेवर में आप कर रहे हैं तो आपको परसेंटेज मेंशन करनी पड़ेगी कि मान लीजिए आप वाइफ, मदर और बच्चे के नाम में करते हैं तो 33% ईच, लाइक दैट। नॉमिनेशन किसके फेवर में हो सकता है? पेरेंट्स, स्पाउस, रिलेटिव, चिल्ड्रन, फ्रेंड एक्सेट्रा।
द अकाउंट होल्डर हैज़ टू सबमिट फॉर्म ई टू ऐड ए नॉमिनी टू द पीपीएफ अकाउंट। नॉमिनेशन आप जब अकाउंट खोलते हैं तब भी कर सकते हैं, या बाद में आप चेंज करना चाहें तो बाद में भी बैंक या पोस्ट ऑफिस जाके चेंज कर सकते हैं। आप किसी नॉमिनी को हटा सकते हैं, किसी को ऐड कर सकते हैं, तो वो सब फैसिलिटी अवेलेबल है। नॉमिनेशन जो फॉर्म होता है वो अकाउंट होल्डर और 2 विटनेस के साइन चाहिए होते हैं, और जो नॉमिनी के सिग्नेचर जरूरी नहीं होते, तो नॉमिनी के सिग्नेचर मैंडेटरी नहीं है। नॉमिनेशन कैन नॉट बी मेड फॉर माइनर पीपीएफ अकाउंट, तो यदि आपने माइनर का पीपीएफ अकाउंट खोला है तो उसमें नॉमिनेशन नहीं हो सकता, तो पेरेंट या गार्जियन ही उसके पीपीएफ अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूं, तो दिल्ली में पीपीएफ अकाउंट यदि मैं खोलूंगा और कल को मेरा मुंबई में ट्रांसफ़र हो जाता है तो क्या होगा। तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि पीपीएफ अकाउंट कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बिना किसी चार्जेस के। तो आपको बैंक में जाना है, फॉर्म भरना है, और नॉमिनल चार्जेस होंगे तो वो भरने हैं, और आपका जो पीपीएफ अकाउंट है वो एक बैंक से, एक सिटी स्टेट से कहीं भी दूसरी सिटी या सेम स्टेट कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि आपने हर साल कम से कम 500 रुपये पीपीएफ अकाउंट में जमा नहीं किया तो आपका अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, हर साल कम से कम 500 रुपये ज़रूर जमा करें। मान लीजिए आपका अकाउंट किसी कारणों से इनऑपरेटिव हो जाता है, आपने 1-2 साल 500 रुपये नहीं जमा कर पाए, तो आप रीएक्टिवेट कर सकते हैं। आपको एक रिटर्न रिक्वेस्ट देनी होगी बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए। एक फ़ाइन 50 रुपये का, हर साल जितने साल आपने 500 रुपये जमा नहीं कराए थे वो 50 रुपये एडिशनल फ़ाइन देना पड़ेगा आपको हर साल के लिए। और जितने भी साल आपने 500 रुपये नहीं जमा करा पाए तो वो 500 रुपये भी हर साल के हिसाब से आपको बैंक में जमा करने पड़ेंगे, तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो मान लीजिए आपने 3 साल तक 500 रुपये जमा नहीं कराए, तो 1500 रुपये वो और 50 रुपये पेनल्टी, यानी 3 साल के 150 रुपये, तो 1650 रुपये आप 3 साल के जमा कराएंगे तो आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 15 साल का मैच्योरिटी पीरियड बहुत है, यदि हम प्री मैच्योर इसको क्लोज करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं। तो हाँ जी, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ पीपीएफ अकाउंट परमिट है, लेकिन 5 साल के बाद। इसके बाद भी 5 साल के बाद भी आप इसको तभी क्लोज कर सकते हैं यदि कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड हैं, जैसे जिसका पीपीएफ अकाउंट है उसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी हो गई है, या उसकी स्पाउस को या उसके बच्चों या पेरेंट्स को यदि लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ हो गई है और उनको पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है, तभी आप इस अकाउंट को बंद कर सकते हैं। लेकिन आपको सपोर्टिंग मेडिकल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तभी जो बैंक या पोस्ट ऑफिस है वो आपको अकाउंट क्लोज करने की परमिशन देगा। कुछ मेजर बेनिफिट जो हैं पीपीएफ अकाउंट के वो क्या हैं। सबसे पहला रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। जैसा कि मैंने बताया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपका पैसा जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी फेल नहीं हो सकती। तो ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, आपका पैसा हमेशा आपको वापस ज़रूर मिलेगा। इसमें जो रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट, डिपॉजिट और फाइनल मैच्योरिटी हमेशा टैक्स फ्री रहती है। तो ई कैटेगरी में ये आता है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तीसरा, जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपकी इनकम से डिडक्ट हो जाता है और उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब मैच्योरिटी के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है। मान लीजिए आपने 15 साल तक अकाउंट रखा और अब आपको मैच्योर हो गया, लेकिन अभी आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो सकता है। तो आपको इसको फर्दर 5 साल के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैच्योरिटी के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप अमाउंट पूरा विड्रॉ कर लीजिए और अकाउंट को क्लोज कर दीजिए और उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर लीजिए, या आप अपना पीपीएफ अकाउंट दोबारा से खोल लीजिए, लेकिन फिर आपको 15 साल की मैच्योरिटी तक वेट करना पड़ेगा। दूसरा, आप ये एग्री कर लीजिए बैंक या पोस्ट ऑफिस के साथ, आप इसको 5 साल के लिए और बढ़ाना चाहते हैं और आप हर साल इसमें कंट्रीब्यूशन देंगे, मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आप कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। तो आपने यदि ये एग्री किया तो आपको हर साल पैसा डालना पड़ेगा, नहीं तो आपका अकाउंट फिर से इनऑपरेटिव हो सकता है। और ये फर्दर कंट्रीब्यूशन जो है आपको फॉर्म H के अंदर आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। तो जब भी आप ये एक्सटेंशन का जो आप कंट्रीब्यूशन के साथ जो एक्सटेंड करवाएंगे, या आप जब भी मैच्योरिटी हो उसके 1 साल के अंदर आपको बैंक में ये फॉर्म भर के देना होता है कि मैं एक्सटेंशन विद कंट्रीब्यूशन चाहता हूँ। एक बार आपने अकाउंट को एक्सटेंड करा दिया तो
वो अगले 5 साल में आप मैक्सिमम 60% अमाउंट ही विड्रॉ कर सकते हैं जब आपका अकाउंट मैच्योर हुआ था। तो मान लीजिए 15 साल मैच्योर होने के बाद आपके अकाउंट में बैलेंस 20 लाख रुपए था, तो आप अगले साल जब विड्रॉ करना चाहते हैं तो सिर्फ 12 लाख रुपए विड्रॉ कर पाएंगे, मैक्सिमम 60%। बाकी पैसा आपको मैच्योरिटी के बाद मिलेगा, जो कि अगले 5 साल के बाद होगी। ये 60% का अमाउंट आप एक ही बार में निकाल सकते हैं या हर साल थोड़ा थोड़ा करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 60% मिलेगा। और एक साल में आप एक ही विड्रॉल कर सकते हैं, मल्टीपल विड्रॉल अलाउड नहीं है। तो यदि आपको पैसे की ज़रूरत है तो सोच समझ के निकालिएगा, या तो एक ही साल में 60% निकाल लीजिए या फिर 20% एक साल में। तो एक साल में एक ही बार आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है, आप पीपीएफ अकाउंट को मैच्योरिटी के बाद एक्सटेंड कर सकते हैं और बैंक्स को कहिए कि आप इसी अमाउंट को एक्सटेंड करना चाहते हैं, आप फर्दर हर साल कोई अमाउंट जमा नहीं कराना चाहते। तो यदि आपने ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आपको कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। हर साल आपको एक विड्रॉल अलाउड होगा निकालने के लिए, और कितना भी अमाउंट आप निकाल सकते हैं, कोई इसमें 60% की लिमिट नहीं है। और एक बार आपने पीपीएफ अकाउंट रिन्यू कर दिया 5 साल के लिए, तो आप इस जो ऑप्शन को है स्विच नहीं कर सकते कि विद कंट्रीब्यूशन या विदाउट कंट्रीब्यूशन। तो एक ऑप्शन जो भी आप सिलेक्ट करेंगे आपको वही रखना पड़ेगा अगले 5 सालों के लिए। यदि आपने इस अकाउंट में कोई भी अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, मान लीजिए आपने इन दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया और अगले साल अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, तो उस एडिशनल अमाउंट पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिए, जब भी आप अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं उससे पहले आपको ऑप्शन चूज जरूर करना है, नहीं तो एक्स्ट्रा पैसे पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और आप इंटरेस्ट लूज करेंगे। इसके बाद इस कंट्रीब्यूशन पे कोई इनकम टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो बहुत दो बड़े लॉस हैं, ना तो कोई इंटरेस्ट मिलेगा ना ही इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखिए, दोनों ऑप्शन में से एक चूज कीजिए, तभी आप उसमें पैसा जमा कराइएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अब हम देखते हैं कि पिछले सालों में पीपीएफ अकाउंट पर हिस्टोरिकल रेट क्या रहे हैं। आज की डेट में अप्रैल 2020 से सितंबर 2023 तक, यानी 2-3 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% चल रहा है। उससे पहले जो जनवरी से मार्च 2020 था उसमें इंटरेस्ट रेट 7.9% था। बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट नहीं होगा। यदि आपका अकाउंट किसी साल में इनएक्टिव था तो उस साल के लिए आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिए कि अपना अकाउंट इनएक्टिव मत होने दीजिए, नहीं तो आप उस साल के लिए इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे। जब भी आप अकाउंट रिवाइव करवाएंगे तब आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। जो नॉमिनीज हैं वो पीपीएफ अकाउंट का जो पैसा है वो फॉर्म जी भरकर, जो पीपीएफ अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है तो फॉर्म जी भरना पड़ेगा नॉमिनी को, और तब वो पैसा ले सकते हैं। और सब्सक्राइबर को इसके साथ डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, पीपीएफ पासबुक, इंडेमनिटी लेटर, एफिडेविट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। और यदि उस अकाउंट में बैलेंस 1 लाख रुपए से कम है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इसके अलावा एक लीगल एयर भी इस अकाउंट का जो अमाउंट है वो क्लेम कर सकता है, लेकिन उसे सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात, पीपीएफ अकाउंट सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है। तो यदि कोई आदमी अपनी सिटीजनशिप छोड़ देता है इंडिया की तो उसे तुरंत वो पीपीएफ अकाउंट बंद कर देना चाहिए, नहीं तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसके बाद पीपीएफ अकाउंट में पहले एक लिमिट हुआ करती थी, आपको हर साल 12 ही कंट्रीब्यूशन देने की आज़ादी थी, लेकिन अब वो लिमिट हटा दी गई है। तो आप रोज़ पीपीएफ अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, या कोई लिमिट नहीं है, एक साल में कितनी भी बार अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। यदि आप जल्दी से जल्दी इस अकाउंट की मैच्योरिटी चाहते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिए, जब भी किसी का अकाउंट खुलवाएं या खोलें 5 अप्रैल से पहले खोलें, तब आपका अकाउंट 15 साल में मैच्योर हो जाएगा। यदि 5 साल के बाद या 5 अप्रैल के बाद आपने अकाउंट खोला तो आपको पहला साल 0 ईयर माना जाएगा और वो उसको एक्सक्लूड किया जाएगा 15 साल से। तो आपको एक्चुअली 16 साल लग जाएंगे मैच्योरिटी के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो है 5 अप्रैल के बाद यदि अकाउंट खोला तो 0 ईयर माना जाता है। माइनर्स के लिए सिर्फ पेरेंट या लीगल गार्जियन ही अकाउंट खोल सकते हैं और कोई भी नहीं।
जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं आप अपने या माइनर के अकाउंट में क्यूमुलेटिवली। जैसा कि मैंने पहले बताया, यदि आपने माइनर के नाम में अकाउंट खोल दिया तो आप अपने नाम में पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते। जब वो बच्चा मेजर हो जाएगा तब आप अपने नाम में अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा मेजर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं पीपीएफ कैलकुलेटर। देखिए, यदि आप हर साल 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट करें और 7.1% का इंटरेस्ट रेट सेम कंटिन्यू करें और 20 साल के लिए ये पैसा जमा करें, तो आपने जो पैसा टोटल जमा किया 30 लाख रुपए और इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको 36,58,000। तो 20 साल के बाद आपको टोटल मैच्योरिटी मिलेगी 66,58,000 रुपए। तो देखिए कितना बड़ा अमाउंट मिलता है आपको। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट किया, हर साल 7.1% का इंटरेस्ट, 15 साल तक यदि आप पैसा जमा करते हैं और मैच्योरिटी के बाद पैसा निकाल लेते हैं तो आपने पूरा इन्वेस्ट किया 22,50,000 और इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 18,18,000। टोटल पैसा आपको वापस मिलेगा 40,68,000। तीसरा ऑप्शन देखिए, 1 लाख रुपए हर साल डिपॉजिट कीजिए, इंटरेस्ट रेट 7.1%, 15 लाख आपने टोटल इन्वेस्ट किया, 12 लाख रुपए 12,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, टोटल अमाउंट आपको मिलेगा 27,12,000। एक और ऑप्शन 50,000 रुपये यदि आप हर साल जमा करते हैं, इंटरेस्ट रेट 7.1%, नंबर ऑफ ईयर 15 ईयर्स और प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया 7.5 लाख और इंटरेस्ट जो मिलेगा 6,06,000। टोटल अमाउंट जो आपको बैक मिलेगी 13,56,000। आप इसको एक्सेल कैलकुलेटर में भी कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका सिंपल फॉर्मूला मैंने बता दिया है। सबसे पहले आपको देखिए इंटरेस्ट रेट लिखना है, जितना भी हो एनुअल, पीरियड 15 ईयर्स, मंथ्स में कन्वर्ट कर लीजिए 180 मंथ्स। डिपॉजिट अमाउंट आप हर महीने कितना करते हैं, तो ये मंथली कैलकुलेटर है तो मंथली ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। यदि आप एनुअली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो और बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मैच्योरिटी अमाउंट के लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, फेयर वैल्यू B2 यानी कि इंटरेस्ट रेट 7.1% डिवाइड 12 बिकॉज हम मंथली कर रहे हैं, कोमा 180 यानी कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, कोमा -B4 कितना आप अमाउंट हर महीने जमा करेंगे, कोमा 0। इससे आपका टोटल डिपॉजिट जो है 18 लाख रुपए हो जाएगा 15 साल में और इंटरेस्ट जो आपने अर्न किया वो 13,97,000। इसके बाद देखिए हम टैक्स सेविंग भी देखते हैं। यदि आप हर साल पीपीएफ में इन्वेस्ट करें तो हम कितना टैक्स सेव कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए 20 साल में पीपीएफ का इंटरेस्ट कमाया तो आपको 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो 3 लाख रुपए की टैक्स सेविंग हो गई। तो 3 लाख रुपए कम नहीं होता, आप देख सकते हैं। यदि आपने 20 लाख रुपए का इंटरेस्ट कमाया तो 20 लाख पे 30% का जो टैक्स रेट है वो 6 लाख रुपए की टैक्स सेविंग हो जाती है। और इसके अलावा यदि आपने 30 लाख यानी 20 साल तक यदि आपने पीपीएफ में वेट किया मैच्योरिटी तक, तो 30 लाख पे 9 लाख रुपए का टैक्स सेविंग। तो इसी प्रकार आप और भी ऑप्शन देख सकते हैं। यदि आपने 40 लाख का इंटरेस्ट कमाया और 20% के रेट में आते हैं तो 8 लाख रुपए टैक्स आप बचा सकते हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, पीपीएफ अकाउंट, जैसे कि आप जानते हैं यदि आपने कोई डिफ़ॉल्ट किसी लोन या किसी चीज़ पे किया है तो कोर्ट ऑर्डर दे देते हैं कि इस आदमी के पास जितनी भी एसेट है उसको अटैच करो, बेच दो और अमाउंट रिकवर कर लो। लेकिन जो पीपीएफ अकाउंट है एज़ पर रूल प्रोटेक्शन है इसको कि ये किसी भी अटैचमेंट में नहीं लगाया जा सकता, यानी कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता कि जो पीपीएफ का बैलेंस है उसे आप किसी भी डेट या लाइबिलिटी जो इंकर्ड है उसमें अटैच कर दीजिए और इसका पैसा विड्रॉ करके आप उस लोन या लाइबिलिटी को सेटल कर दीजिए। कोर्ट के पास भी पावर नहीं है, ऐसा एज पर रूल्स लिखा गया है। लेकिन यदि कोई इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को आपने पैसा देना है तो उसमें ये पीपीएफ अकाउंट अटैच हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, इनकम टैक्स की कोई भी लाइबिलिटी हो उसमें पीपीएफ से आपका पैसा विड्रॉ करके उस लाइबिलिटी को चुकाया जा सकता है कोर्ट ऑर्डर द्वारा या इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ द्वारा। लेकिन किसी और लोन या लाइबिलिटी में आपके पीपीएफ का पैसा सुरक्षित है, तो ये बहुत ही सेफ माना जाता है। अब यदि आप मुझसे पूछें कि हमें पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि पीपीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टैक्स रेट का बड़ा बेनिफिट है, कोई टैक्स नहीं लगता और आज की डेट में इंटरेस्ट रेट 7.1% है। लेकिन इसमें एक रिस्क भी है। अगर आप 5-6 साल पहले देखेंगे तो इस पर इंटरेस्ट रेट 8.5-9% मिलता था, जिसको गवर्नमेंट घटा के 7.1% पे ले आई है। और फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि पीपीएफ पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट 3-4% कर दे। यदि ऐसा हुआ तो आप
का जो 15 साल का लॉक इन पीरियड है, तो आप उस पैसे को विड्रॉ कर कर कहीं और भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो आपको सोच समझ कर काम करना है, क्योंकि पीपीएफ पर इंटरेस्ट गवर्नमेंट के हाथ में है और वो कभी भी घटा सकती है। ये 3 से 4% भी हो सकता है। तो आपको सोच समझ कर ही फैसला करना है, और ऐसा मत कीजिए कि आप अपना सारा पैसा पीपीएफ में लगा दें। कुछ पैसा एसआईपी कीजिए, कुछ पैसा आरईआईटी में लगाइए, कुछ पैसा, तो अपने पैसे को डाइवर्सिफाई रखिए, एक ही जगह अपना पैसा ना लगाइए। कहीं ये ना हो कि आप अपना पूरा 1.5 लाख रुपए हर साल पीपीएफ में सेव करते रहें और 2-3 साल बाद गवर्नमेंट पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट 3% कर दे और आप उस पैसे को विड्रॉ भी नहीं कर सकेंगे 15 साल से पहले, क्योंकि लॉक इन जो है 15 साल का होता है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए ही आप डिसीज़न लें और पैसा पीपीएफ में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि पीपीएफ के बारे में और जितने भी चेंजेस मैंने आपको बताई हैं वो आपके काम आएंगे और आप सभी बातों का ध्यान रखते हुए पीपीएफ में इन्वेस्ट करेंगे और अपना रिटर्न बढ़ाएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को और भी फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को बेनिफिट मिले। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि जो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएं और आप वो वीडियो भी देख पाएं और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ा पाएं। इसके साथ ही मैं वही 2 बातें कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, रोज़ एक्सरसाइज करें और कम से कम एक अच्छा काम रोज़ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।